नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संगम दक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मित्रों, पूर्व की क्लास में हमने जाना था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार से सिंधु शब्द से हिंदू शब्द बना था, हिंदू से हिंद से हिंदी और हिंदी से अंततः हिंदी शब्द जो है हमारा प्रचलन में आया था। और हमने ये भी जाना था कि प्रारंभ में हिंदू शब्द हो, हिंदी शब्द हो या हिंद शब्द हो, इन सभी का जो प्रयोग किया गया था वो एक क्षेत्र विशेष के लिए किया गया था, किसी भाषा के संदर्भ में नहीं किया गया था। तत्पश्चात हमने जाना था कि अनेक विद्वानों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों ने जो है क्या क्या तर्क इस हिंदी या हिंदू शब्द के संदर्भ में दिए थे और कौन कौन से हमारे पास सोर्सेस थे जिससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर जो है हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है। आज ध्यान देना, हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ध्यान देना, दूसरी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं और आज का जो हमारा शीर्षक रहेगा वह है हिंदी का भाषा के रूप में विकास। क्योंकि कल हमने केवल हिंदी शब्द की उत्पत्ति जानी थी, भाषा के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया था। केवल इतना ही जाना था कि भाषा के रूप में इसका जो प्रथम प्रयोग मिलता है वो पंचतंत्र के अंतर्गत मिलता है। और आज हम जानेंगे कि इस हिंदी का विकास हुआ कैसे है। जैसा कि सभी को विदित है कि हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत भाषा मानी जाती है और ना केवल हिंदी की बल्कि दुनिया की अधिकांशतः जो भाषाएं हैं उनकी जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या संस्कृत जो है वो हिंदी की प्रत्यक्ष जननी है या फिर अप्रत्यक्ष जननी है। मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि क्या हिंदी भाषा जो बनी है वो सीधी संस्कृत से बनी है या फिर संस्कृत के बाद कोई अन्य भाषाएं बीच में विकसित हुई थी जिनसे हमारी हिंदी का विकास हुआ है। तो सरल सी बात है कि हिंदी का जो प्रत्यक्ष रूप से विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से हिंदी संस्कृत से नहीं आई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत से पाली आपकी जो है प्रचलन में आती है। पाली के बाद प्राकृत देखते हैं, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद जो है अपभ्रंश से ही तमाम हिंदुस्तान की जो भाषाओं की उत्पत्ति होती है उन्हीं में से हम एक हिंदी भाषा को भी देखते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से तो अगर देखेंगे तो अपभ्रंश से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, परंतु यदि इसकी जननी के रूप में हम जाने तो ध्यान देना ये मूल रूप से संस्कृत भाषा से ही आपकी विकसित हुई भाषा है। थोड़ा सा संस्कृत के संदर्भ में भी हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा का जो प्रथम उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है और प्रारंभ में इस संस्कृत भाषा के शब्द संस्कृत के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो सारी चीजें हम यहाँ पर जानते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि आज का हमारा जो टाइटल है वो है हिंदी का भाषा के रूप में विकास। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो भारतीय जो आर्य भाषाएं इनसे प्रारंभ इसका माना जाता है। जब आगे हम भाषा और भाषा के प्रकार और भाषा के संदर्भ में हम जानेंगे कि दुनिया में कितनी भाषाएं और कितने भाषा परिवार है, तो उन भाषा परिवारों में से हम देखेंगे कि भारतीय भाषा परिवार आता है। और जब भारतीय भाषा परिवार को हम वर्गीकृत करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें एक शाखा जो है सतम की मिलती है और एक हमें जो है केतुम की मिलती है। सतम वाली जो शाखा है इसके अंतर्गत फिर कई उपशाखाएं हमको देखने को मिलती है और उसी के अंतर्गत एक भारत ईरानी नाम की एक शाखा मिलती है। और भारत ईरानी शाखा को भी जब हम इसको कई मतलब जो है हम इसको विभाजित करते हैं इसके उपभागों में, तो भारत ईरानी के अंतर्गत से हमें 3 शाखाएं देखने को मिलती है, जिसमें प्रथम ईरानी शाखा है, दूसरी दरद शाखा है और तीसरी हमारी जो है भारतीय आर्य भाषा शाखा है। और ये जो भारतीय आर्य भाषा है इसी से ध्यान दीजिएगा हमारी जो आधुनिक जो हिंदी भाषा है इसकी उत्पत्ति हम यहीं से मानते हैं, जानते हैं कि ये आर्य भाषा क्या है। देखेंगे तो प्राचीन जो आपकी जो भारतीय आर्य भाषा है इसके जो प्रथम हमें प्रमाण मिलते हैं वो वेदों से हमें इसका प्रमाण मिलता है, क्योंकि जो वैदिक संहिताएं हैं उसी के माध्यम से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का हमें जो है ध्यान देना मतलब सोर्सेज के रूप में वो वेद हमें मिलते हैं। और इस आर्य भाषा की जो शुरुआत मानी जाती है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर मानी जाती है। ठीक है ना। तो हमारी जो प्राचीनतम भाषा है जिसे हम संस्कृत भी कहेंगे वो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे कि संस्कृत शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया। फिलहाल इसको हम जो है एक भारतीय आर्य भाषा के रूप में जानेंगे। तो जो भारतीय आर्य भाषा है इसका प्राचीनतम हमें जो इसका प्रमाण मिलता है वो 1500 ईसा पूर्व लगभग, ध्यान देना 1500 ईसा पूर्व के आसपास ये भाषा जो है प्रचलन में आई थी। जब आर्य लोग भारत में आए थे, मध्य एशिया के आसपास से ये भारत में जब आए थे तो इन्हीं के द्वारा इस भाषा को यहाँ पर लाया गया था और इसको विकसित किया गया था। इसके पश्चात हम जानेंगे कि भारतीय जो आर्य भाषा है
इसका अगर हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर आज तक की बात करते हैं तो लगभग इसका जो है, और से अगर 2020 तक की हम बात कर लेते हैं तो ध्यान देना इसका लगभग आपकी जो है 3500 वर्षों का जो है इसका इतिहास रहता है। और इस इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, यानी कि जो भारतीय आर्य भाषा है इसके भी 3 भाग है। इसके अंतर्गत जो पहला भाग होगा वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का। और जो दूसरा इसका भाग रहेगा भारतीय आर्य भाषा का, वह है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका जो टाइम रहेगा वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का है। और जो आधुनिक, जो तीसरा इसका भाग रहेगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका जो समय रहेगा वो 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक की जो जितनी भी भारत के अंतर्गत जो भाषाएं उत्पन्न हुई है वो सब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के संदर्भ में पढ़ी जाएगी। तो ध्यान देना, भारतीय जो आर्य भाषा है इसके 3 भेद यहाँ पर आप लोगों को बताए गए हैं, ठीक है ना, जिसमें आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसके अलावा आपके पास जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, और इसके अलावा देखेंगे तो आधुनिक आर्य भाषा है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसी के अंतर्गत हमें मूलतः संस्कृत भाषा को पढ़ना है। ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये आगे जाकर 2 भागों में टूट जाएंगे, जिसको हम एक वैदिक संस्कृत कहते हैं और एक को हम जो है लौकिक संस्कृत कहते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा वो है जिसको सामान्य तौर पर हम प्राकृत भाषा कहते हैं, और ये प्राकृत हमारी 3 प्रकार की होती है। प्रथम प्राकृत को पाली भाषा कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत भाषा ही कहा जाता है, और तीसरी जो प्राकृत है उसी को अपभ्रंश कहा जाता है। इसके बाद जो आधुनिक आर्य भाषा आती है इसकी उत्पत्ति लगभग 1000 ईस्वी के आसपास होती है। और ध्यान देना, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अपभ्रंश का जब रूप बिगड़ने लगेगा तो उसके पश्चात आप देखेंगे कई सारे अपभ्रंश हमको देखने को मिलेंगे। शोरसेनी अपभ्रंश है, यहीं पर मागधी अपभ्रंश है, और आपका अर्ध मागधी अपभ्रंश है। तो हमारी हिंदी के हिसाब से तो ये 3 ही अपभ्रंश काफी है। बाकी ध्यान देना, इसके बाद अगर हम बात करें तो प्राचर भी इसमें आता है। तो तमाम प्रकार के लगभग 6 से 7 यहाँ पर अपभ्रंश देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें केवल वही 3 अपभ्रंश पढ़ने हैं जहां से हमारी हिंदी या फिर हिंदी की जो उपभाषा है या फिर हिंदी की जो बोलियां हैं जिनकी उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान देना, यहाँ पर हमें केवल इतना जाना है कि भारतीय जो आर्य भाषा है प्रारंभिक ये 3 भागों में बटी हुई है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आइए हम जानते हैं कि प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है वो क्या है। तो प्राचीन आर्य भाषा का जो हमने देखा है कि टाइम पीरियड, जैसा कि मैंने बताया कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय रहेगा वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का रहेगा। और इसी आर्य भाषा को ध्यान दीजिएगा संस्कृत नाम भी दिया गया है। और ये संस्कृत नाम का अगर हम प्रथम उल्लेख देखते हैं तो वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है उसमें पहली बार संस्कृत शब्द का जो है प्रयोग देखने को मिलता है। तो जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसी को ध्यान दीजिएगा संस्कृत भाषा कहा जाता है, जिसका प्रथम प्रमाण हमें जो है कहाँ मिलता है तो वाल्मीकि के द्वारा जो रचित रामायण ग्रंथ है इसमें पहला प्रमाण इसका जो हमें देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, फिर इसको जब हम आगे पढ़ेंगे जो संस्कृत शब्द ये हमने देख लिया, इसके बाद जो संस्कृत भाषा है आपकी ये भी आपकी 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका जो प्रारंभिक समय रहता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईस्वी तक का, और कई पुस्तकों में तो 800 ईस्वी तक का जो समय है वो ध्यान देना वैदिक संस्कृत का बताया गया है। तो हम मान के चलेंगे कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वो वैदिक संस्कृत का है। और इसके पश्चात देखेंगे कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय रहेगा वो लौकिक संस्कृत का रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको पहले ही बता दिया कि संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। आगे बढ़ते हम पहले चर्चा करते हैं वैदिक संस्कृत पर। वैदिक संस्कृत जैसा कि आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा कि वेदों से संबंधित जो संस्कृत होगी। ध्यान देना, इसी वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हमने क्या किया था, हमारे जो वेद व्यास साहब थे उनके द्वारा वेदों की भी रचना की गई थी। और ये आप जानते हैं कि 4 वेद है हमारे पास। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, उसके बाद हम देखते हैं कि यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों ही पदों में लिखा हुआ है। फिर सामवेद की बात करते हैं जो कि भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके अलावा अथर्ववेद जो सबसे अंत का जो वेद है अथर्ववेद, जिसको ध्यान दीजिएगा कर्म कांडों या फिर ध्यान देना जादू टोने के लिए जाना जाता है। तो वो आप जब इतिहास पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत उसे कवर करेंगे। बस यहाँ पर ये जानना है कि चारों के चारों जो वेद है उनकी रचना
रचना ध्यान दीजिएगा इस भाषा के अंतर्गत हुई है, और इस भाषा का जो जनक है वो महर्षि व्यास के साथ को माना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है। ध्यान देना, इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो भारत में जो सभी वेद अर्थात 4 वेदों की संख्या है, चारों के चारों वेद इस भाषा में लिखे गए हैं। अत्यंत जटिल या फिर हम कहेंगे अत्यंत कठिन भाषा थी, क्योंकि वैदिक संस्कृत को अगर हम एक और नाम दें तो इसी को ध्यान दीजिएगा देववाणी भी कहा जाता है, देववाणी, या फिर इसी को हम देववाणी या फिर देवभाषा के रूप में भी जानते हैं। तो संस्कृत जो हम कहते हैं कि संस्कृत देववाणी के रूप में जाना जाती है, तो संस्कृत का जो वैदिक संस्कृत वाला पार्ट है, ध्यान देना, यही इसका जो रूप है ये देववाणी या फिर देवभाषा के रूप में जानी जाती है। और ये जाहिर सी बात की देवताओं की जो भाषा होगी वो सरल तो नहीं होगी, आम जन को आसानी से वो समझ में तो नहीं आएगी। तो ध्यान देना ये बड़ी कठिन भाषा थी, इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए ये जो भाषा थी एक सामान्य जन या फिर हम कहेंगे जो आम जन थे उनके मध्य में जगह नहीं बना पाई थी, क्योंकि जो हमारे वेद लिखे गए थे, बाद में आप देखेंगे कि इन वेदों को जो है आसानी से समझने के लिए आगे लौकिक भाषा में हम वेदांग या फिर उपनिषद के रूप में इनको जो है प्रसारित करते हैं बाद में, क्योंकि वेद जो लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए, कठिन भाषा है, आम जन इसको पढ़ नहीं सकते, इसको समझ नहीं सकते हैं। तो आम जनों को अगर इसके संदर्भ में कोई ज्ञान लेना है तो उन्हें जो है ध्यान देना, जो महान जो विद्वान होते थे, ऋषि मुनि वगैरह होते थे, उनको उनका सहारा लेना पड़ता था, तब जाके वो वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। तो ध्यान दीजिएगा ज्यादा समय तक ये रह नहीं पाई ये भाषा, क्योंकि ये कठिन भाषा थी। और इसके अंतर्गत अगर देखेंगे जो आपकी वैदिक संस्कृत है, इसके लिए हमें 3 रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें एक तो है उत्तरी वैदिक संस्कृत, एक है मध्य देशी वैदिक संस्कृत, एक है पूर्वी वैदिक संस्कृत। और इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे कि जो लौकिक संस्कृत है, तो लौकिक संस्कृत में ध्यान दीजिएगा इस उत्तरी वैदिक संस्कृत को ही प्रामाणिक माना गया है। और आचार्य जो पाणिनि साहब है उन्होंने अष्टाध्यायी का जो आधार बनाया है वो इसी उत्तरी वैदिक संस्कृत को बनाया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमने जाना है कि वैदिक संस्कृत का समय कितना रहा, वैदिक संस्कृत का जो जनक है वो किसे माना जाता है। इसकी जटिलता के कारण ये जो भाषा है ये ज्यादा समय तक प्रचलन में नहीं रह पाई, क्योंकि आम जन को ये समझ में नहीं आती थी। देववाणी हम इसी को कहते हैं, देवभाषा भी इसी को कहते हैं। तो ये जैसे ही वैदिक संस्कृत का ध्यान दीजिएगा समापन होता है, समापन का मतलब है कि इसमें परिवर्तन आ जाता है, थोड़ा सा इसका जो है सरलतम रूप जो है लोगों के द्वारा ढूंढा जाता है, क्योंकि भाषा की एक अपनी विशेषता है कि हमेशा कठिनता से सरलता की ओर परिवर्तित होती रहती है। कोई भी भाषा हो, हर भाषा ध्यान दीजिएगा कभी भी स्थिर नहीं रहती है। हाँ, हम तब कह सकते हैं कि जब किसी भाषा का एक व्याकरण बन जाता है या फिर नियमावली बन जाती है, उसके बाद काफी हद तक आपकी जो भाषा होती है वो थोड़ी नियंत्रित हो जाती है, परंतु 100% कोई भाषा कभी भी नियंत्रित नहीं होती है, क्योंकि भाषा के अंतर्गत आप देखोगे कि नए नए शब्द आते रहते हैं। पुराने जो कठिन शब्द होते हैं उनके स्थान पर हम जो नए नए शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो यही हमें देखने को मिलेगा, जो वैदिक संस्कृत थी वो कठिन भाषा थी, आम जन को जो है ध्यान दीजिएगा वो भाई नहीं थी, इसलिए यहाँ पर जो है लौकिक जो संस्कृत है इसकी उत्पत्ति होती है। और लौकिक जो शब्द बना है वो ध्यान देना लोक से बना है, इसमें लोक मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगा है, और इक प्रत्यय के प्रभाव के कारण ओ का औ बना है। ये जब हम प्रत्यय पढ़ते तो जानते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे प्रत्यय रहते हैं जिनके माध्यम से, जिनको जब हम किसी मूल शब्द में जोड़ते हैं तो उसके प्रथम स्वर में ध्यान देना परिवर्तन आ जाता है। तो इस इक के प्रभाव के कारण ही लोक जो शब्द है वो आपका लौकिक बन गया। लोक का जो तात्पर्य रहता है ध्यान दीजिएगा वो एक तो संसार से रहता है, और लोक का जो दूसरा तात्पर्य है वो हम देखेंगे तो यहाँ पर जनता या लोगों से भी रहता है, ठीक है ना। लोक का प्रयोग हम लोक के लिए भी करते हैं और संसार के लिए भी करते हैं, अर्थात ऐसी भाषा जो लोगों के द्वारा बोली जाती थी, यानी कि आम जनता के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था उसी भाषा को लौकिक भाषा कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले वाली जो वैदिक भाषा थी, आपकी वैदिक संस्कृत थी, वो ध्यान देना आम जनता के द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती थी, क्योंकि वो जटिल थी, कठिन भाषा थी, इसलिए जनता के द्वारा जो भाषा प्रयोग में की जाने लगी वो लौकिक भाषा है। तो दूसरा हमारा जो टाइम पीरियड आता है संस्कृत का वो लौकिक भाषा है, और इस लौकिक भाषा का जो जनक है वो पाणिनि महोदय को माना जाता है, क्योंकि इनका जो संस्कृत व्याकरण का प्रथम सुव्यवस्थित जो इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी वो इसी लौकिक भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। और इन्हीं को जो है व्याकरण का जनक भी माना जाता है, और साथ ही साथ व्याकरण के क्षेत्र में सबसे बड़े विद्वान के रूप में पाणिनि महोदय को जाना जाता है। समय की अगर हम बात करें तो मैं पूर्व में ही बता चुका हूं कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो लौकिक संस्कृत का है।
जानते हैं इसके बारे में क्या क्या यहाँ पर जो तथ्य रखे गए हैं। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत के उत्तरी रूप को प्रामाणिक माना गया है। ध्यान देना, मैंने कहा था कि वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं। एक तो उसका जो है ध्यान देना उत्तरी रूप है, एक मध्य देशी रूप है, एक उसका पूर्वी रूप है। तो लौकिक संस्कृत में जो अपनाया गया रूप है वो उसका उत्तरी जो वैदिक संस्कृत वाला जो भाग था उसको ध्यान देना लौकिक संस्कृत में अपनाया गया है। और पाणिनि के द्वारा यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा वो कौन सी भाषा में, तो नॉर्मली हम बोलते थे कि संस्कृत भाषा में लिखा है, बिल्कुल सही बात है, परंतु प्रश्न ये बनता है कि संस्कृत के भी कौन से रूप में, लौकिक संस्कृत में लिखा है या फिर वैदिक संस्कृत में लिखा है। तो ये जो अष्टाध्यायी इनके द्वारा लिखा गया है ये लौकिक संस्कृत के द्वारा लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। और लौकिक संस्कृत में ध्यान दीजिएगा जो आपकी वैदिक संस्कृत की उत्तरी भाषा थी उसी को यहाँ पर प्रामाणिक माना गया है और इसी के आधार पर अष्टाध्यायी की भी रचना की गई है। इसके बाद अगर देखेंगे कि यह वैदिक संस्कृत की अपेक्षा सरल भाषा थी। जैसा कि मैंने कहा कि वैदिक संस्कृत जो थी वो बड़ी जटिल थी, आम जनों को समझ में नहीं आती थी, उसकी अपेक्षा में यह भाषा जो है सरल थी, इसलिए लोगों के बीच में यह भाषा जो है ज्यादा ध्यान दीजिएगा प्रचलित रही थी। इसी कारण लोग साधारण बोलचाल में इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि सरल भाषा थी तो आम जन तो उसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो ध्यान दीजिएगा बोलने में या फिर समझने में उनको जो है सरल प्रतीत होगी। इसी काल में भारत तथा विश्व के प्रमुख महाकाव्य, जैसे कि आप जानते हैं रामायण की जो रचना हुई है वो इसी काल में हुई है, उत्तर वैदिक काल के दौरान हुई है। और इसी को जो आपकी ध्यान देना लौकिक संस्कृत है, इसी लौकिक संस्कृत को हम दूसरा एक नाम देते हैं उत्तरी संस्कृत, भी इसको नाम दिया जाता है, ध्यान देना, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल की संस्कृत है, इसलिए उत्तरी संस्कृत या फिर इसको हम लौकिक संस्कृत भी कहते हैं। इसी संस्कृत में हमें रामायण भी देखने को मिलेगा, महाभारत भी देखने को मिलेगा, इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी देखने को मिलेंगे, पुराणों की जो रचना है वो भी यहीं पर होगी, वेदांगों की रचना है वो भी यहीं पर होगी, उपनिषदों की रचना है वो भी यहीं पर होगी। ये सारे के सारे ध्यान देना जितने भी साहित्य है वो सारे के सारे लौकिक और संस्कृत में ही लिखे जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेदांग है या फिर आपके जो उपनिषद है ये आपके जो 4 वेद थे उन्हीं से संबंधित है, यानी कि वेदों में क्योंकि कठिन भाषा का प्रयोग था उसी कठिन भाषा को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए हमने जो है वेदांग या फिर उपनिषदों की रचना की है, ताकि आम जन जो है वेदांगों और उपनिषदों के माध्यम से जान सके कि वेदों के अंतर्गत क्या शिक्षा दी गई है। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि यह मूलतः भारत में उत्तर वैदिक काल की भाषा है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास तक का जो समय होता है वो आपका ऋग वैदिक काल कहलाता है, और जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का टाइम होता है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो उत्तर वैदिक काल में इस लौकिक भाषा का प्रयोग किया गया है और वैदिक काल में जो है आपकी जो वैदिक संस्कृत है उसका प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी उसके अंतर्गत हमने 2 भाषाएं देखी, जो वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का ही ध्यान देना 2 रूप थे जिसे हम संस्कृत के रूप में स्वीकारते हैं। दूसरा जो स्थान आता है वो ध्यान देना मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का है, और ये इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का लगभग 1500 वर्षों का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये समय रहता है। और इसके अंतर्गत जो भाषा विकसित हुई थी उसे हम मूल रूप से प्राकृत के रूप में जानते हैं। ये प्राकृत 3 प्राकृत की ध्यान दीजिएगा। प्रथम जो प्राकृत है उसको पाली भाषा नाम दिया गया, दूसरी जो प्राकृत है उसको प्राकृत ही नाम दिया गया, और तीसरी जो प्राकृत है उसे अपभ्रंश नाम दिया गया। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम पाली को समझते हैं कि पाली क्या है, प्राकृत क्या है और अपभ्रंश क्या है। पाली ध्यान दीजिएगा प्रथम देशी भाषा है, क्योंकि जो हम इससे पहले जो भारतीय आर्य भाषा पढ़ रहे थे मूलतः तो ध्यान दीजिएगा वो आर्यों के द्वारा जो कि बाहर देश से आए थे, मध्य एशिया से भारत में आए थे, ये उनकी भाषा थी। ये जो आपकी जो मूल रूप से जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी ये भारत की नहीं थी, ये भारत की कोई देशी भाषा नहीं थी, ये बाहर से आए हुए आर्य लोगों के द्वारा यहाँ पर लाई गई थी। और दूसरी बात वो आम जन को जो है समझ में आती नहीं थी, तो ये पहली ऐसी जो है ध्यान देना भाषा रहेगी जो आम जन की भाषा रहेगी, और इसी को हम प्रथम देशी भाषा के रूप में भी स्वीकारते हैं। इसके जो जनक है वो आचार्य बुद्ध घोष को माना जाता है, और 500 ईसा पूर्व से लेकर
प्रथम ईसा पूर्व, या फिर हम कहें कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसको हम 0 वर्ष के रूप में भी मान सकते हैं, या फिर प्रथम ईस्वी के रूप में इसको मान सकते हैं। ये इसका पूरा 500 साल का जो है टाइम पीरियड रहता है। तो पाली भाषा का जो विकास है वो भारत में पाटलिपुत्र, जिसे कि आप देखते हैं कि पटना जो वाला जो क्षेत्र है इसे पाटलिपुत्र कहते हैं, उदयन के द्वारा लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास इसको बसाया गया था, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में इस भाषा का विकास होता है और ये आम जन की जो है ध्यान देना भाषा होती है। इसके अंतर्गत मागधी है, अर्धमागधी है, ये सारे के सारे जो बाद में हम अपभ्रंश के रूप में भी इनके नाम देखेंगे, इन सबको मिलाकर जो है आपकी पाली भाषा बन जाती है। फिर हम देखेंगे कि पाली भाषा को भारत की प्रथम देशी भाषा या फिर देशी भाषा भी कहा जाता है और इसका जो लेखन कार्य होता है वो ब्राह्मी लिपि में होता है। और पाली का मुख्य रूप से मगधी भाषा ही थी, यानी कि जो वर्तमान में मगधी पढ़ते हैं वही ध्यान दीजिएगा, उसी का जो मूल रूप है उसे पाली के रूप में स्वीकारा जाता है, जो कि वर्तमान में बिहारी हिंदी के रूप में भी जानी जाती है। और भगवान बुद्ध ने तो अपने सारे के सारे उपदेश, ध्यान देना, इसी के अंतर्गत दिए थे जो आपकी पाली भाषा है। आगे हम देखेंगे जो जैनों के जो जितने भी जैन मतलब महावीर स्वामी से संबंधित जितने भी उपदेश होंगे वो सारे के सारे हमें जो है प्राकृत, जो दूसरी प्राकृत जिसका नाम ही प्राकृत रखा गया है उसमें मिलेंगे। लेकिन अगर आपका जो है गौतम बुद्ध पूछा जाए या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इनके धर्म धार्मिक ग्रंथ वगैरह है वो सारे के सारे आपको प्रथम प्राकृत अर्थात पाली भाषा में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में हमें एक जो है ग्रंथ मिलता है दीपवंश। इस दीपवंश में ही हमें पाली भाषा का प्रथम प्रमाण मिलता है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि जो प्रथम प्राकृत अर्थात पाली भाषा है इसका पहला प्रमाण हमें कहां से मिलता है, तो आप ध्यान देना कि दीपवंश जो ग्रंथ है श्रीलंका का, इसी में पहली बार हमें जो है प्राकृत पाली भाषा का जो है ध्यान देना प्रमाण प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत अगर देखते हैं पाली की जो मतलब इसकी जो मुख्य जो बोलियां हैं, तो मध्य देशी बोली, पूर्वी बोली या पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इन सभी को जब आपस में मिलाते तब जाके पाली भाषा बनती है। जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं कि हिंदी जब हम बोलते हैं तो हिंदी का मतलब हिंदी कोई एक भाषा या एक बोली नहीं है। हिंदी तब बनती है जब इसके हम 5 उपभाषाओं को और लगभग जो 18 इसकी जो बोलियां हैं इन सभी को जब संकलित करते हैं तब जाके हिंदी रूप आता है। सेम वैसे ही इन सभी बोलियों को मिलाकर ही आपकी जो है पाली भाषा कहलाती है, ठीक है ना। देखो इन सभी बोलियों को मिलाकर पाली भाषा बनी है। इसके बाद जो पाली भाषा का प्रथम प्रमाण है वो श्रीलंका के जो दीपवंश में हमें प्राप्त होता है, ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद देखते हैं प्राकृत जो भाषा है, दूसरी प्राकृत, यानी कि 3 प्राकृत है, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत को पाली कहा जाता है, द्वितीय जो प्राकृत है उसको प्राकृत के नाम से जाना जाता है। इसको हम 0 या फिर हम कहेंगे कि पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो प्राकृत भाषा का रहता है। और इसके जो जनक के रूप में हम जानते हैं बलोची साहब को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्राकृत भाषा का जनक माना जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये जनक भी सारे के सारे याद रखेंगे। मुख्यतः ये आम पुस्तकों में इनका जो है कोई जिक्र नहीं किया होता है, परंतु वर्तमान में जिस प्रकार से यूपीएससी के द्वारा गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। ये इनका यहाँ पर एक ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा। तो प्राकृत भाषा का इनका जो एक ग्रंथ है जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है प्राकृत भाषा का, बलोची साहब का, इसीलिए इनको जो है प्राकृत भाषा का जो है जनक भी माना जाता है। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनके जितने भी उपदेश दिए गए हैं या फिर हम जैन धर्म से संबंधित अधिकांश जितने भी ध्यान दीजिएगा ग्रंथ होंगे उनका उल्लेख हमें प्राकृत भाषा में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा प्राकृत जो भाषा है इसका जो जन्म हुआ वो अनार्य अर्थात ऐसे लोग जो आर्य नहीं थे उनसे, यानी कि मतलब अपने जो भारत के ही जो लोग थे, मूल रूप से जो भारत के निवासी थे, उन्हीं लोगों के द्वारा इसकी उत्पत्ति की जाती है। तो ये आम जन की जो है भाषा कही जाती है। इसके बाद तीसरा जो हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत देखेंगे तो तीसरा जो प्राकृत है वो अपभ्रंश के रूप में जाना जाता है। और 500 ईस्वी से लेकर लगभग 1000 ईस्वी तक का अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो वो ध्यान दीजिएगा आपका अपभ्रंश का रहता है। और 1100 ईस्वी के आसपास तो मतलब आपकी जो हिंदी है वो इस रूप में प्रचलित हो जाती है कि उसमें साहित्य की रचना भी प्रारंभ हो जाती है। तो हम लगभग जो है इसको मतलब 1000 तक मान सकते हैं। बाकी जानते हैं किसी भी भाषा में जब परिवर्तन आता है वो 2-4 साल में नहीं आता, उसमें 150 साल का जो है समय लग जाता है। तो ये कोई फिक्स समय नहीं है कि सीधा 500 साल मतलब जो 500 ईस्वी में ही बदली होगी है। तो ये 150 साल यहाँ पर जो नीचे ऊपर रहते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा को बदलने में समय तो लगता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इससे भारत की
पहली ग्रामीण या फिर ध्यान देना देशी, तो हमारी पहली जो है प्राकृत भाषा, तो आपकी जो पाली भाषा थी वो पहली आपकी जो है देशी भाषा थी। लेकिन इसको अगर देखेंगे तो इसको हम ग्रामीण के संदर्भ में देखेंगे कि ये भारत की प्रथम ग्रामीण यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस भाषा का जो है प्रयोग किया जाने लगा था, गांव के जो गांव देहात के लोग थे, तो ये वो भाषा है, पहली भाषा जिसका प्रयोग जो है गांव देहात में भी किया जाने लगा। इसके बाद अगर देखेंगे कि इस समय जो है पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, यानी कि अपभ्रंश में पतंजलि महोदय के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा गया था। और अपभ्रंश शब्द का अगर अर्थ देखते हैं भ्रष्ट, स्खलित या फिर हम कहते हैं बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि ये जो इससे पहले की जो आपकी क्या थी प्राकृत भाषा थी, उसका जो बिगड़ा हुआ रूप था उसी से ये अपभ्रंश बनकर आती है। और अपभ्रंश भाषा की पहली रचना पौंचर्यु जो है, ध्यान दीजिएगा, और इसके जो लेखक है वो स्वयंभू है। और इस परम जो आपकी पौंचर्यु है, इसमें भगवान रामचंद्र जी का वर्णन किया गया, रामचंद्र जी के जीवन के संदर्भ में लिखा गया है। इसीलिए ध्यान देना, इनको जो है हम स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। जिस प्रकार से वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखा था, उसी प्रकार से स्वयंभू ने इस अपभ्रंश भाषा में, ध्यान देना, पौंचर्यु लिखा था, और जिसमें राम के चरित्र का उल्लेख किया था। तो ये हमारी जो प्राकृत थी, प्रथम प्राकृत, द्वितीय और तृतीय प्राकृत, इनको हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद आते हैं हम आधुनिक आर्य भाषा, क्योंकि प्रारंभ में हमने देखा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसमें वैदिक संस्कृत और आपकी लौकिक संस्कृत, दूसरा हमने देखा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जिसके अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब तीसरा हमारा आता है आधुनिक आर्य भाषा या फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, और जिसका समय रहता है लगभग 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक का जो समय है। और हम सभी जानते हैं कि आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास है वो अपभ्रंश से ही होता है, यानी कि अपभ्रंश का रूप जब बदलने लगता है या फिर अपभ्रंश का भी जो है सरलतम रूप जब आने लगता है, तो उसी को ध्यान दीजिएगा आधुनिक आर्य भाषा कहा जाता है। और ये जो आधुनिक आर्य भाषा है, इसकी उत्पत्ति अपभ्रंश से होती है। मुख्यतः हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 अपभ्रंश हमारे पास ऐसे हैं जिससे आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा हम देखेंगे आर्य भाषाओं के अंतर्गत और भी भाषाएं थी, लेकिन हम केवल हिंदी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम केवल 3 ही अपभ्रंश ले रहे हैं। बाकी के जो ध्यान देना, इसके अलावा 3 से 4 और अपभ्रंश रहते हैं, उनको यहाँ पर हमने छोड़ दिया है, क्योंकि उससे अन्य जो देश की जो अन्य भाषाएं जैसे गुजराती है, मराठी है, या फिर नेपाली है, या फिर असमी है, ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं, ये ध्यान दीजिएगा उन अपभ्रंशों में लिखी गई है। तो हिंदी के संदर्भ में ये 3 महत्वपूर्ण अपभ्रंश हमारे पास है। इन्हीं अपभ्रंशों से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शोरसेनी अर्थात सुरसेन वाला जो क्षेत्र है, वहां पर जो शोरसेनी अपभ्रंश विकसित हुआ था, इसके अंतर्गत से हिंदी की हमारे पास मुख्य रूप से 3 जो उपभाषाएं हैं, इनका विकास होता है। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास होता है वो शोरसेनी अपभ्रंश से है। राजस्थानी हिंदी का जो विकास होता है वो भी शोरसेनी अपभ्रंश से है। और पहाड़ी हिंदी का जो ध्यान दीजिएगा विकास होता है वो भी शोरसेनी अपभ्रंश से। परंतु कुछ पुस्तकों में आप देखोगे कि जो पहाड़ी हिंदी है, इसके लिए खस अपभ्रंश का भी ध्यान दीजिएगा प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये जो पहाड़ी क्षेत्र था इसे हम मतलब खस राजाओं का यहाँ पर साम्राज्य रहता था, इसलिए इसे खस देश कहा जाता था। इसलिए कहीं कहीं आप देखोगे तो खस अपभ्रंश का अगर प्रयोग किया जाएगा तो इसके संदर्भ में इसका प्रयोग मिलेगा। लेकिन हम देखेंगे कि अधिकांशतः हमें मिलता है कि शोरसेनी से 3 हिंदी भाषाएं हमारी जो यहाँ से प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी आती है। दूसरा जो अपभ्रंश हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है अर्धमार्गी अपभ्रंश। अर्धमार्गी अपभ्रंश से हिंदी का अगर हम देखेंगे 5 उपभाषाओं में से, तो जो पूर्वी उपभाषा है या पूर्वी हिंदी है, इसका जो उत्पत्ति होती है या फिर इसका विकास होता है वो अर्धमार्गी से होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मागधी जो अपभ्रंश है, इससे भी हिंदी की एक उपभाषा की उत्पत्ति होती है, जिसे हम बिहारी हिंदी के रूप में जानते हैं। अर्थात आधुनिक जो हिंदी है या फिर हम कहेंगे आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं या भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनकी उत्पत्ति ध्यान देना आपकी जो है अपभ्रंश से होती है। और अपभ्रंश में हम देखेंगे कि एक तो आपका शोरसेनी अपभ्रंश है, हिंदी की 3 उपभाषाओं की उत्पत्ति यहाँ से हो रही है। एक आपका अर्धमार्गी अपभ्रंश है, हिंदी की एक उपभाषा की उत्पत्ति यहाँ से हो रही है। एक आपका मार्गी अपभ्रंश है और हिंदी की एक उपभाषा की उत्पत्ति यहाँ से हो रही है। और इन उपभाषाओं के अंतर्गत आप जानते हैं हम कि कौन कौन सी बोलियां आती है।
क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कन्नौजी किस हिंदी के किस उपभाषा के जो है बोली है, या फिर पूछा जाता है कि जो बघेली है वो हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। तो इस तरह से ध्यान देना प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो ये जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत 5 बोलियां जो है हिंदी की आती है। इसमें खड़ी बोली, और खड़ी बोली ध्यान देना वही है जो वर्तमान में हिंदी का मानकीकरण रूप है, यानी कि हिंदी का जो मानक रूप है वो वर्तमान में हम देखेंगे तो खड़ी बोली ही है। तो खड़ी बोली जिसको कौरवी भी कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन साहब के द्वारा इसे कौरवी बोली की संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा दूसरी अगर हम देखेंगे तो ब्रजभाषा जिसे अंतर्वेदी भी कहा जाता है, इसके अलावा हरियाणवी या जिसे हम बांगू भी कहते हैं, और बुंदेली और कन्नौजी, ये पांचों की पांचों जो भाषा, ये हिंदी की जो है 5 बोलियां हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं, ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी से। तो प्रश्न सीधा पूछा जाता है निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है या फिर नहीं है, या फिर प्रश्न बनेगा कि जो बुंदेली है वो हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। तो दूसरा अगर हम देखेंगे जो राजस्थानी है, ये तीनों के तीनों वही ध्यान देना जिनकी उत्पत्ति आपकी जो शोर सेनी अपभ्रंश से हुई थी। तो पश्चिमी के अंतर्गत हमने देखा, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत देखेंगे हम, ये पहली आती है जयपुरी, जिसको ध्यान देना पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है। दूसरी आती है मारवाड़ी, जिसे पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। तीसरी आती है मेवाती, जिसे उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। और चौथी आती है मालवी, जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। अर्थात राजस्थानी जो हिंदी है, हिंदी की एक उपभाषा है जो, इसके अंतर्गत 4 भाषाएं, 4 बोलियां हमें देखने को मिलती है, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। तो जब भी पूछा जाए कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सी बोलियां आती है, तो ये 4 बोलियां आपको याद रखनी है। या फिर उल्टा प्रश्न पूछा जाता है कि मालवी हिंदी की कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो वो आप ध्यान रखें कि राजस्थानी से। इसके अलावा अगर हम जो है पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं, तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत एक आती है मंड्याली। मंड्याली का तात्पर्य है हिमाचल का जो मंडी जो क्षेत्र है, ध्यान देना, उधर जो बोली जाने वाली भाषा है, तो इस मंडी क्षेत्र के नाम से इसका नाम मंड्याली पड़ा है। इसी को ध्यान देना हिमाचली भी कहा जाता है, और इसी को पश्चिमी हिंदी भी कहा जाता है, क्योंकि हिमाचल लगभग जो है वह है तो ये भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये उत्तरी क्षेत्र में है, परंतु अगर हम इस हिंदी का जो हमने बना रखा डायग्राम इसकी दृष्टि से देखें तो हिमाचल की जो बोलियां आएंगी वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। इसके पश्चात थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा गढ़वाली और कुमाऊनी। कई पुस्तकों में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हिंदी की 17 ही बोलियां हैं, और कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी की 18 बोलियां हैं। ये जो विवाद है, ध्यान दीजिएगा, विद्वानों के मध्य में, इसका कारण ये दोनों है, ध्यान देना। जिन विद्वानों के द्वारा ये माना गया है कि गढ़वाली अलग बोली है और कुमाऊनी अलग बोली है, उन्होंने हिंदी की कुल 18 बोलियां बताई है। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इन दोनों को एक ही नाम देते हैं और इसे कह देते हैं मध्य, ठीक है ना, मध्य हिंदी जो है, ध्यान दीजिएगा, इसको नाम देते हैं। तो जब हम इसको पश्चिमी हिंदी कहें और इसको हम मध्य हिंदी कहें, क्योंकि पूर्वी हिंदी हमारे पास दूसरी आ रही है जो कि आपकी छत्तीसगढ़ के आसपास बोली जाएगी, तो पूर्वी क्षेत्र की ये है, और फिर ध्यान दीजिएगा पश्चिमी क्षेत्र की है, तो उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, ये कुमाऊं और गढ़वाल वाला क्षेत्र, इसको ध्यान दीजिएगा मध्य हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर तो रखें हम केवल इसको इस संदर्भ में कि एक तो इस पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो हिमाचल वाला क्षेत्र है वो पश्चिमी हिंदी होगी, उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है वो आपकी जो मध्य हिंदी होगी, तब तो यहाँ से दो ही बोलियां निकल रही है, और इस प्रकार हमारे पास जो है 17 बोलियां हो जाती है टोटल हिंदी की। लेकिन जब इन दोनों को अलग अलग, जो जैसे कि हम देखते हैं अधिकांश विद्वानों के द्वारा गढ़वाली और कुमाऊनी को अलग अलग बोलियों के रूप में, ध्यान दीजिएगा, दर्शाया गया है, तो इस प्रकार हमारे पास कुल जो है 18 बोलियां बनती है। अगर कभी भी ऑप्शन में दोनों ही आते हैं आपके पास, तो आप 18 को प्राथमिकता देंगे, अन्यथा ध्यान दीजिएगा दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रखा जाएगा, या तो 17 को ऑप्शन में रखा जाएगा या 18 को ऑप्शन में रखा जाएगा। क्योंकि जहां पर भी विवादित विषय होते हैं वहां पर जो आपका एग्जामिनर होता है, जो परीक्षा मतलब प्रश्नों को बनाने वाला होता है, वो भी इन विवादों से बचने का प्रयास करेगा, तो या तो 17 ऑप्शन में रखेगा या 18 ऑप्शन में रखेगा। अगर दोनों ही को ऑप्शन में रखा है तो आप 18 को प्राथमिकता देना। फिर जो है गढ़वाली और कुमाऊनी, ये दोनों की दोनों अलग अलग बोलियों के रूप में इसे माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमें मंड्याली मिली, मंड्याली अर्थात जिसे हम हिमाचली भी कहते हैं, पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं, और इसके अलावा मध्य हिंदी के अंतर्गत हम यहाँ देखेंगे कि गढ़वाली और जो आपकी कुमाऊनी 2 बोलियां यहाँ से मिलती है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी बिहारी हिंदी,
और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपको ध्यान देना यहाँ पर तीन भाग मतलब बोलियां देखने को मिलेगी। एक तो मगही है, एक मैथिली है, एक भोजपुरी है। मतलब भोजपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो बोली बोली जाएगी भोजपुरी है। और मिथिला वाला जो क्षेत्र है, मिथिला जो हमारा ध्यान दीजिएगा बिहार में पड़ता, बिहार और नेपाल के बॉर्डर के आसपास वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर मैथिली भाषा बोली जाती है। और ये जो मगध के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इस एरिया में ध्यान दीजिएगा आपकी बोली जाती है मगही भाषा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं तो पूर्वी में तो ध्यान दीजिएगा सिंपल सा ABC, A फोर आपका जो अवधी हो जाता है, B फोर बघेली हो जाता है, C फोर आपका छत्तीसगढ़ी हो जाता है। यानी कि पूर्वी छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र या उत्तर प्रदेश का भी जो पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, इधर जो बोलियां बोली जाती है वो एक अवधी है और दूसरी आपकी बघेली है और तीसरी ध्यान देना आपकी छत्तीसगढ़ी है। इस प्रकार से मित्रों हम जानते हैं, हमने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। मूलतः ये प्रारंभ में एक भारतीय आर्य भाषा थी। आर्य भाषा को तीन भागों में बांटा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन जो है भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा थी वो वैदिक संस्कृत और आपकी लौकिक संस्कृत दो भागों में टूटती है। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा थी वो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में टूटती है। और इसके बाद जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसका जो उत्पत्ति है या फिर उसका विकास है वो हमने देखा कि अपभ्रंश से हुआ। तीन मुख्य अपभ्रंशों से 5 हिंदी की उप भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हमें देखने को मिली। इस प्रकार से आज की हमारी ये क्लास का जो है समापन होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ध्यान दीजिएगा यहाँ से फायदा हो रहा होगा इन क्लासों के माध्यम से, क्योंकि संगम दक्ष का यही प्रयास है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान दीजिएगा ऑफलाइन क्लासें अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अर्थात संगम दक्ष के इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से आप लोगों को न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि SSC और आपका जो बैंकिंग वाली है उसकी भी यथाशीघ्र जो है ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ की जा रही है। तो आप लोगों को इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की कोई परीक्षा हो या आपकी जो राजकीय स्तर की कोई परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए आप लोगों को यहाँ से क्लासें मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि क्लास एक बार प्रारंभ कर दी जाएगी और बीच में छोड़ दी जाएगी, आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिया जाएगा। मतलब हिंदी अगर प्रारंभ हो गई है तो ध्यान देना, हिंदी प्रारंभ होने का मतलब है कि अंत तक इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक इसका जो है एक एक विषय कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम हिंदी को नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही उत्तराखंड की भी आप लोगों की कक्षाएं जो है प्रारंभ कर दी गई है और इसके पश्चात आप लोगों की जो मैथ, रीजनिंग या फिर इंग्लिश की है वो भी यथाशीघ्र आपकी क्लासें प्रारंभ कर दी जाएगी। तो बने रहिए संगम दक्ष के साथ। धन्यवाद।